नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशांत। आज चर्चा हम ऐसी बात की कर रहे हैं जिसको लेकर अभी तमाम तरह की कयासबाजी तेज है। दरअसल ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से अपनी सीट हारने के बाद अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसके चलते उन्हें ये चुनाव हारना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर इतिहास में जाकर देखें तो ऐसा एक मसला सीधे तौर पर इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच हुआ था। 12 जून की तारीख थी 1975 में, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने लगी थी। हालांकि उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई थी और भारतीय इतिहास में, खासकर राजनीतिक इतिहास में काफी उथल पुथल देखने को मिली थी। अब एक बार फिर ममता बनर्जी ने विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी की सीट पर सीधे तौर पर याचिका लगाई है। हालांकि कोर्ट अब 24 तारीख को इस मामले को सुनेगी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी से डॉक्टर दयाशंकर सिंह और साथ में बीजेपी से अरविंद सिंह साहब। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, आखिर ममता बनर्जी प्रजातंत्र का सम्मान क्यों नहीं कर रही हैं? आखिर जब प्रजा ने अपना फैसला दे दिया है तो अब कोर्ट क्यों, वो भी इतने दिनों बाद? ऐसा है निशांत जी कि शुरू में ही कुछ चैनलों पे डिबेट हुआ था। सर्वप्रथम 1200 वोटों से, करीब वो समय था 4 से 6 बजे का। ये कुछ चैनलों पे डिबेट भी चली कि दीदी ने 1200 वोटों से जीत हासिल नहीं कर लिया है। उसके बाद 5:30 बजे के बाद जो 6 बजे के करीब सूचना आई कि दीदी वहां से चुनाव हार गई है, तो बड़ा ही संदेह का विषय रहा। जब कोई व्यक्ति चुनाव एक बार जीत जाता है और 2 घंटे के बाद हार जाता है, तो न्याय के लिए कोर्ट में जाना जिद थोड़ा ही होता है, न्याय के लिए लड़ना जिद नहीं होता है। अब न्यायालय जो है न्याय देगा, उसको हम लोग मानेंगे और इसको जिद नहीं करते हैं। न्याय के लिए हर एक व्यक्ति को लड़ना चाहिए। लेकिन दयाशंकर जी, 46 दिन बाद ममता बनर्जी ने कोर्ट का रुख किया। आखिर 46 दिन तक क्या केवल ये सोच चलती रही कि हम न्यायालय जाएं कि ना जाएं? क्या आपको भी अपनी हार या जीत पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं था? देखिए, ये बड़ा ही हास्यप्रद स्थिति रही कि एक बार वही चुनाव आयोग या कुछ मीडिया चैनल पे खुद हम लोग डिबेट पे रहे और उसपे काफी देर डिबेट चली कि दीदी चुनाव जीत चुकी है। शुरू से लास्ट तक हम लोग कहते रहे कि दीदी लीड करेंगी, चुनाव जीत रही है और पूरे बंगाल से जीत रही है, लगभग 221 सीटें लाने जा रहे हैं। लेकिन किसी को ये विश्वास नहीं होता था। जब जनता ने अपना प्रचंड बहुमत दिया, तब कहीं ना कहीं दीदी को डेमोलाइज करने के लिए एक बार जीत की घोषणा हुई, उसके बाद से हार का बताया गया। तो इसलिए संदेह की यह प्रक्रिया है। हम लोग कोर्ट के ऊपर विश्वास करते हैं, कोर्ट में जाएंगे। अरविंद जी, टीएमसी का संदेह काफी बड़ा है और सीधे तौर पर एक संवैधानिक संस्था पर सवाल भी है, यानी कि चुनाव आयोग पर। आखिर क्या कारण है कि आपके राज्य में हमेशा विपक्ष जो है आपके चुनाव आयोग को लेकर सवाल करता रहा है? देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो ये कहावत ममता दीदी पे हूबहू चरितार्थ हो रहा है। जिस चुनाव आयोग के देख रेख में पश्चिम बंगाल में उनको 213 सीटें मिली है, प्रचंड बहुमत मिला है, उसी चुनाव आयोग पर वो एक सीट पर जहां से वो हार गई है, आरोप लगा रही है कि वहां पे फेयर चुनाव नहीं हुआ है। ममता दीदी बंगाल की मुख्यमंत्री है, बड़ी नेता के नाते उनसे अपेक्षा तो ये थी कि बड़ा मन दिखाती, लेकिन कोर्ट में वो जो गई है और चुनाव आयोग पे जो आरोप उन्होंने लगाया है, ये उनके हारी हुई मानसिकता का प्रदर्शन है। ठीक है, कोर्ट गई है, कोर्ट जाने का अधिकार है, वो जाए, लेकिन मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं कि उन्होंने अपने विधानसभा में भी मुंह की खाई है और कोर्ट में भी मुंह की खाएंगी, क्योंकि बंगाल में सारे चुनाव फेयर हुए हैं, कानून के तहत हुए हैं, निष्पक्ष तरीके से हुए हैं। हमको टीएमसी के तुलना में कम सीटें मिली है, फिर भी हम चुनाव आयोग ने जो काम किया है चुनाव कराने का बढ़िया, उसका हम समर्थन करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं। दयाशंकर जी, यही सवाल आपसे है
कि जब इतना बड़ा बहुमत आपको मिला है और जो वहां पर काम कर रहे थे चुनाव आयोग, वही चुनाव आयोग था जिसने आपके लिए एक तरीके से चुनाव को इतनी अच्छे तरीके से संपन्न कराया कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसके बावजूद भी आप बहुमत में आए, यानी कि पूरी तरीके से एक पारदर्शी प्रक्रिया। आखिर ममता बनर्जी की सीट पर आपको क्यों लगता है कि चुनाव आयोग ने काम नहीं किया है, और जो उन्होंने कहावत कही थी बिल्कुल अभी तो सटीक लग रही है? देखिए, बहुमत किसी को देने का काम चुनाव आयोग का नहीं होता है, वो जनमानस का होता है, जनता बिल्कुल का बिल्कुल, होता है। मैं भी कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने बहुमत नहीं दिया है, लेकिन चुनाव तो इस तरीके से संपन्न कराया। चुनाव आयोग ने टीएमसी को बहुमत नहीं दिया है, वहां की महान जनता ने दिया है। देश का हित, प्रदेश का हित चाहने वाले, सभी लोगों को साथ लेकर चलने वाले, मां माटी में विश्वास करने वाले लोगों को ने दिया है। और इसमें चुनाव आयोग अगर कोई भी संदेह की स्थिति में होता है तो उसमें कोर्ट जाना क्या न्याय उचित नहीं होगा? यदि हमें संदेह है नहीं, कि सवाल ये है कि संदेह के हो चुकी है, सवाल और क्या उस पे रिकाउंटिंग करने में क्या तकलीफ होती है? देखिए, एक आरओ महोदय थे जिनका वो घटना आने के बाद जब पता चला कि दीदी के व्हाट्सएप पे आया था कि रिकाउंटिंग नहीं हो सकती है, तो वो तो अब कोर्ट फैसला लेगी। कोर्ट को चुनाव आयोग को बोला था कि जिस तरह से कोरोना काल में मौतें हो रही हैं और दिक्कत केवल चुनाव आयोग की नहीं है, जितनी भी भारत में केंद्रीय संवैधानिक संस्थाएं हैं, शायद दीदी को कोई भी पसंद नहीं आती, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, या चाहे कोई अन्य संस्था हो। दीदी सीधे तौर पर केंद्रीय संस्थाओं को एक तरफ से नकार देती हैं। आपको नहीं लगता है कि राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है इस तरीके की तमाम चीजों से दिक्कत में आएंगे? देखिए, ऐसा संदेहप्रद अगर कार्य किए जाए, संदेहप्रद ये होता है कि जब दीदी ने कहा 4 चरण का चुनाव होने के बाद कि कम से कम पीरियड में चुनाव अगर कराए जाएंगे तो अच्छी स्थिति रहती। कोरोना काल से जो देश जूझ रहा है और कोरोना से जो आपातकालीन की स्थिति है, देश की कम से कम 10 हाई कोर्टों ने ये कहा कि चुनाव आयोग को ऊपर आरोप लगाया, और दीदी ने कहा कि मैं चुनाव का जो सभाएं हैं उसको कम कर देता हूं चौथे चरण के बाद। कुछ काम तो मुख्य चुनाव आयोग को भी करने दीजिए ना, कम से कम चुनाव की तिथि तो वो घोषित कर सके। कोई कार्य नहीं किया और पूरे 8 चरण के प्रक्रिया में उन्होंने चुनाव कराया, क्योंकि विपक्ष के जो भी लोग थे, चुनाव आयोग ने उनकी एक बात सुनने का कार्य नहीं करता। इसलिए हम लोगों ने कोर्ट गए हैं, कोर्ट के द्वारा जो भी न्याय होगा वो सर्वोपरि होगा। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, मां माटी के में आस्था रखने वाले लोग हैं। अरविंद जी, चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगा है और कई सारी कोर्टों ने भी कहा है, देश कोरोना की जब दूसरी वेव से जूझ रहा था उस बीच चुनाव चल रहे थे, आखिर क्या कारण रहे? जैसा कि अभी टीएमसी के भी नेता सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि हमने कम चरणों की बात कही थी लेकिन ज्यादा चरणों में चुनाव कराए गए। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर कोर्ट ने जो टिप्पणी किया था वो केवल इस बात पर टिप्पणी सीमित थी कि जो समय था कोरोना काल, उस समय पे चुनाव होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर किसी भी कोर्ट ने कोई कमेंट नहीं किया है। और रह गई बात उस समय चुनाव कराने की, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि टीएमसी ने विरोध किया था क्या कि चुनाव नहीं होना चाहिए? विरोध तो किसी ने नहीं किया था। बंगाल की जो स्थिति है और बंगाल में चुनाव, मैं आपको अरविंद जी रोकूंगा, ये इसी का जवाब पहले टीएमसी से ले लें। आपने आखिर चुनावों का विरोध क्यों नहीं किया था? दयाशंकर सिंह साहब, आखिर आपने चुनाव का विरोध क्यों नहीं किया था? मान लीजिए कि चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर रहा है, सारे विपक्षी दल अगर एक साथ होकर कहते हैं कि ये चुनाव नहीं होने चाहिए, तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग फिर भी चुनाव करा देता? देखिए, चुनाव आयोग की मंशा थी कि कितना जल्द से जल्द, या जो बीजेपी की मंशा क्या थी देश क्या में नहीं, जल्द से सवाल ये है कि टीएमसी के समय क्या मंशा थी? दीदी को 2 मई और दीदी को गई वाला नारा लगवाया जाए, वो तो चुनाव की घोषणा हो गई थी, हटाया जाए। मैं वो 2 मेरा सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल है कि आखिर उस समय चुनाव आयोग, आप सारे नेता, आप सारे राजनीतिक दल वहां पर क्यों नहीं गए और कहा कि इस समय चुनाव ना कराएं तो बेहतर हो? आखिर टीएमसी एक भी बार, ममता बनर्जी जी ने एक भी बार ये नहीं कहा। हमारा कार्यकाल जब खत्म होने वाले हैं तो अगर बढ़ा दिए जाते या चुनाव कुछ दिन बाद होते तो टीएमसी को कोई तकलीफ नहीं थी। अगर टीएमसी विरोध करती तो ये होता कि ये लोग चुनाव कराना नहीं चाहते हैं,
और ये तो भाजपा के लोगों को जवाब देना ये तो चाहिए था कि संवैधानिक इतना अधिकार है, आप जल्दीबाजी क्यों चुनाव थी को आगे बढ़ा सकते नहीं थे। भाजपा के नहीं, तो ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि वो बढ़ा लेते। स्कूलों में परीक्षा नहीं हो रहे हैं, लड़के हाई स्कूल इंटर में पास कर दिए जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए चुनाव इसलिए जरूरी था कि दीदी को हटाना था। लेकिन अब तो परिवर्तन की लहर चल गई है, पूरे देश में चल गई है। अब देखिए यूपी का चुनाव है, बिहार में, त्रिपुरा में क्या क्या होने जा रहा है, और किसान आंदोलन, छात्रों का आंदोलन, महंगाई और सब भ्रष्टाचार, मंदिर से देखिए 2-2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जा रही है। तो ये जल्दीबाजी है। अब जल्दीबाजी क्या होता है ना कि जब अंतिम समय रहता है तो लोग जल्दीबाजी करते हैं। उस समय इन लोगों को जल्दीबाजी था। टीएमसी कहती रह गई कि ठीक है भाई, आप देखो कोरोना काल से देश गुजरा है, आर्थिक स्थिति देश की अच्छी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग एक दयाशंकर काम जी, करें, एक बार आप अरविंद जी लोग से एक जवाब ले लें। अरविंद जी से जवाब ले लें। अरविंद जी बताइए। देखिए, दयाशंकर भाई बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। दिक्कत ये है कि टीएमसी के कार्यकर्ता जो आते हैं डिबेट में, वो तैयारी के साथ नहीं आते हैं, केवल शोर मचा। आपने जो उनसे प्रश्न किया कि चुनाव उस समय यदि होना ठीक नहीं था तो टीएमसी ने अपना राय रखा क्या? जो पार्टी अपनी राय भी नहीं रखती है, फिर उसको बाद में उस पर टीका टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? नंबर एक। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि हारे हुए पांडवों के चमू में हंस रहे भगवान थे और जीत कर भी कौरवों के हारे हुए से प्राण थे। बीच काल में जब घटोत्कच मारा गया था तो कर्ण ने अपने एक घनी का प्रयोग कर दिया था, उसका एकमात्र जो बड़ा अस्त्र था वो निकल गया था। आज बंगाल की जो स्थिति है, ममता बनर्जी जी जीतने के बाद भी उनके प्राण जो है हारे हुए से हैं, अपने हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। कोई दूसरा बड़ा नेता होता जिसका लोकतंत्र में विश्वास होता तो बंगाल के जनता ने जिस तरह से 213 सीटें दी है टीएमसी को, उस तरह से बड़े मन से अपने हार को भी दूसरा बड़ा नेता स्वीकार करता। लेकिन ममता जी की बौखलाहट, ममता जी की खींच ये दिखला रही है कि उनकी जो मानसिकता है वो हारी हुई है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अपने चुनाव क्षेत्र में भी वो हारी हैं और कोर्ट में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। दयाशंकर जी, यही सवाल मेरा आपसे है। मान लीजिए कि कोर्ट में भी उनको मुंह की खानी पड़ी। ममता बनर्जी देखिए, अभी भारत में अगर उनका राजनीतिक कद देखा जाए तो शायद उसका आंकलन पश्चिम बंगाल में तो करना मुश्किल होगा, उनके आसपास कोई नेता होगा। लेकिन इस कद के नेता केवल एक सीट के लिए, जब कि चुनाव आयोग अपना फैसला दे चुका है और सीधे तौर पर शिवेंदु अधिकारी चुनकर आए हैं, तो उन्हें जनमत का सम्मान करना चाहिए था। ऐसा नहीं लगता उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए था? देखिए, लड़ाई जो होती है और जिस प्रकार से होती है, उसमें न्याय की बात तो तभी होगा जब संदेह रह गया कि हम हारे हैं कि नहीं हारे हैं। जिस प्रकार से जब बताया जा रहा है, कई बार मैंने रिपीट किया है कि ये 4 बजे का समय था लगभग, एक बार जीत की घोषणा होती है, काफी चैनलों बीच में एक बार दयाशंकर भाई एक बार बोलना चाहूंगा। एक सेकंड दयाशंकर भाई 1 मिनट बीच में रोकिएगा। ये बार बार कह रहे हैं कि एक बार घोषणा कर दिया गया कि ममता दीदी जीत गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने कब घोषणा किया कि ममता बनर्जी जीत गई है? तो आप नेशनल मीडिया पे बैठ के गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने कभी भी डिक्लेरेशन नहीं किया था तो ममता बनर्जी चुनाव जीती। देखिए, वहां जो कॉन्टेस्ट था वो बहुत था, मतों का अंतर बहुत कम था और फाइनल रिजल्ट जो आया उसमें ये आया कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई है और शिवेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए। आज इस जनता जनार्दन के निर्णय को ममता बनर्जी अपने अहंकार के नाते मान नहीं रही है। दयाशंकर जी, कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर पश्चिम बंगाल में कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत और हार का फैसला 1000 से नीचे है। अगर ममता बनर्जी 2000 के बाद हारने के बाद उनको लगता है कि उनका जो चुनाव प्रक्रिया है वो असामान्य रूप से हुई है, चुनाव आयोग ने अपना काम नहीं किया है, कल को बाकी कैंडिडेट भी कोर्ट के पास चले जाएं, आपको नहीं लगता कि समय की, पैसे की, तमाम तरह की बर्बादी है? जब टीएमसी की पश्चिम बंगाल में सरकार है, जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, तो सीधे तौर पर अब उनको जनता के हित पर ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि एक पुरानी बात को लेकर आगे बैठना चाहिए। देखिए निशांत जी, यही बातें हम लोग कहा करते थे कि जिस प्रकार से अदर प्रदेशों में एक एक चरण में चुनाव आयोग ने चुनाव कराने का निर्णय लिया है,
तमिलनाडु जैसे 234-35 सीट वाले जगह पे एक चरण में चुनाव करा रहा है, और बंगाल में जो है 8 चरण में करा रहा है, एक एक जिले में 2-2 बार करा रहा है। और जनता का पैसा का, और जो आपातकालीन स्थिति है, कोरोना काल से साल भर देश गुजरा हुआ है और देश की माली स्थिति सही नहीं है, प्रदेश की नहीं है, जनता की नहीं है, कम से कम पीरियड में चुनाव कराया जाए, तो ये लोग नहीं सुनते थे। लेकिन देखिए फिर आप पुरानी बात पर आ गए, फिर वही बात, अगर तभी आप चुनाव आयोग को कहते कि हम चुनाव में भाग ही नहीं लेंगे, जनता परेशान है, सब परेशान है, पहले आप चुनाव को या तो कम चरणों में कीजिए या कोरोना की दूसरी वेव जब खत्म हो जाए तब आपने ये बात नहीं रखी। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। चुनाव आयोग ने नंदीग्राम के नतीजे बता दिए, आपको नतीजों पर यकीन नहीं हो रहा। चुनाव के समय भी आप लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, नतीजे जबकि आपके पक्ष में आए, अगर खुदा न खास्ता नतीजे बीजेपी के पक्ष में आते तब आप लोग कहते कि ईवीएम गड़बड़ है। सवाल यह है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है? क्या चुनाव आयोग ममता बनर्जी के हिसाब से काम करेगा? देखिए, तो पहले ही मैंने बताया कि जनता का जिधर बहुमत रहेगा, चुनाव आयोग किसी की सरकार नहीं बनवा सकता है, चाहे वो जितनी भी कुछ कर ले। कई जगह तो लेकिन सीट जितवा सकता है। नहीं, ईवीएम जैसे नहीं, आसाम में जो थी एक स्कॉर्पियो में भाजपा के नेता ईवीएम पकड़ी गई थी, लेकर वो जा रहे थे, तो कितना अच्छा उस समय था। देखिए आसाम में किस तरह से ईवीएम पकड़ी गई थी और अरविंद जी आसाम का भी इन्होंने मुद्दा उठाया है। आसाम में भी उस समय स्थिति ऐसी थी, आपके ही नेता स्कॉर्पियो में उनके पास ईवीएम पकड़ी गई थी, ईवीएम लेके जा रहे थे। अरविंद जी से ले ले व्यक्ति रिकाउंटिंग, दयाशंकर जी एक बार अरविंद जी से इसका जवाब ले लें। अरविंद जी देखिए, चुनाव आयोग के हाथ में पावर है। हमने कभी चुनाव आयोग के निर्णयों पे कभी प्रश्न नहीं उठाया। किसी के पास भी ईवीएम पाया जाए, चाहे वो बीजेपी का हो या तृणमूल का हो या किसी भी पार्टी का हो, इसका समर्थन कोई भी नहीं कर सकता है। और ये चुनाव आयोग का ये अधिकार है कि वो जांच करे और सुनिश्चित करे कि ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि सारी ईवीएम मशीनें चुनाव आयोग के कस्टडी में होती हैं और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करती है और उनका जो आदेश होता है उसका पालन करती है। हम आरोप प्रत्यारोप तृणमूल कांग्रेस जैसे नहीं लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली तो हमने ये नहीं कहा कि बंगाल में ममता जी ने दाद नहीं कराया है। जनता के फैसले को हमने बड़े मन से स्वीकार किया और हमने कहा जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया है वो हमारे सिर माथे है। लेकिन ममता दीदी को देखिए, 213 सीटें तो मिली है तो सही है, वहां पे चुनाव ठीक हुए हैं, वहां पे चुनाव आयोग का कार्य पद्धति सही है और एक खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई तो वहां चुनाव ठीक नहीं हुआ है, वहां चुनाव आयोग ने पक्षपात कर दिया है। बिल्कुल अरविंद जी, तो दयाशंकर जी सीधे तौर पर एक और सवाल है, ममता बनर्जी जब अपने अधिकारियों के लिए धरने पर बैठ जाती हैं, उनको गिरफ्तार नहीं होने देती हैं, ये चुनाव तो उनके भविष्य का निर्णय करने वाला था, आखिर जब वो फैसले से संतुष्ट नहीं थी, क्या उसी दिन ममता बनर्जी को आंदोलन नहीं करना चाहिए था? क्या उसी दिन ममता बनर्जी को अगले दिन कोर्ट नहीं जाना चाहिए था? आखिर कोर्ट जाने में इतनी देरी क्यों और ममता बनर्जी अब इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रही हैं? अगर ममता बनर्जी धरने पर बैठ जाती, क्या चुनाव आयोग रिकाउंटिंग नहीं कराता? मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। ये दयाशंकर जी बोलेंगे, जिस प्रकार से कोरोना इसका जवाब मेरे से सुन लीजिए। दयाशंकर जी आप बोल रहे हैं तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। एक्चुअली जो ममता बनर्जी चुनाव हारे हैं, नैतिक रूप से मुख्यमंत्री बनने का अधिकार ममता बनर्जी को दिया है और इसलिए ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई है और अपने शर्म और तिलमिलाहट को छुपाने के लिए हाई कोर्ट जाना उनका एक बहाना है। दयाशंकर जी को उनकी बात रखने दीजिए। दयाशंकर जी बताइए। को बचा नहीं पा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे कितनी रैलियां किए, गृह मंत्री जी के कितने। नहीं, सवाल मेरा इतना सा है कि ममता बनर्जी उस दिन धरने पर क्यों नहीं बैठी? प्रधानमंत्री ने क्या किया, गृह मंत्री ने क्या किया? देश की जनता का सम्मान करते हैं, बंगाल की जनता का सम्मान करते हैं। कोरोना काल जिस तरह से प्रचंड रूप ले रखा था, पहले ये
क्लियर हो चुका था कि किस तरह से जनता की जान माल का दयाशंकर जी, छोटा सा सवाल है कि आगे पीछे दयाशंकर जी, बहुत छोटा सा सवाल है, आप कहां की बातें कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि रिकाउंटिंग की तभी डिमांड क्यों नहीं की गई? ममता बनर्जी जो कि धरनों के लिए जाने जाती हैं, अपना खुद का चुनाव हारने के बाद धरने पर नहीं बैठी? क्या किसी का शपथ ग्रहण समारोह और कुछ लोग जो हारे हुए हैं जाके वहां पे धरना प्रदर्शन करें और पूर्ववर्ती जो राज्यपाल हो, पूर्व में जो घटनाएं हुई हो, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पूछें कि जो घटनाएं हुई हैं जवाब दी जाए, वो चीजें 1-2 दिन बाद हो सकती है। जिस तरह से प्रकरण चल रहा है, राज्यपाल महोदय ये बताया जाए कि और प्रदेशों में विपक्ष का जो नेता होते हैं तो क्या राज्यपाल महोदय उनको बुलाया जाता है या प्रधानमंत्री आते हैं तो तेजस्वी को या अखिलेश यादव को बुलाया जाता है, उसके बाद सीएमओ को बुलाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। और वहां पे ये जो जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं तो भाजपा कार्यकर्ता की तरह जो भी कार्य करेगा तो भाई हम लोग तो जनता मानती है, जनता बहुमत देती है, तो चुनाव आयोग के साथ साथ राज्यपाल से भी नाराजगी है आपकी? एकदम है। जिस तरह से ये जाके मतलब जो मिल रहे हैं, टीएमसी की विचारधारा पर ना चले वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। अब वो तो देश की जनता बताएगी, पूरे देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार से हार का चीज निकाला जा रहा है, किस तरह से बैठकें हो रही है। अरविंद जी, चुनाव आयोग, सीबीआई और राज्यपाल, आखिर आप बंगाल में कर क्या रहे हैं? विपक्ष के नेताओं के साथ क्यों नहीं बैठकें कर रहे हैं? बिहार के राज्यपाल बैठक करें, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल अखिलेश जी के साथ बैठक करें और डॉक्टर दयाशंकर जी और देश को चलाएं, प्रदेश को चलाएं। सिंह साहब, अरविंद जी को एक बार पूछते हैं। अरविंद जी, आखिर राज्यपाल पर सवाल है, सीबीआई पर सवाल है, चुनाव आयोग पर सवाल है, इतने सवाल आखिर आपके केंद्र में के सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसका आखिर जवाब क्या है? देखिए, एक तो दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि हर राज्य में आप जाते हैं तो विपक्ष के नेता को बुलाते हैं क्या? पहले इसका मैं जवाब दे देता हूँ। बंगाल और उड़ीसा और सीमावर्ती प्रदेशों में जो तूफान आया था पूरब के, वहां पे प्रधानमंत्री जी ने जब दौरा किया तो ओडिशा गए तो ओडिशा के मुख्यमंत्री को और विपक्ष के नेता को, दोनों को बुलाया था। मैं दयाशंकर जी से कहूंगा कि जब डिबेट में बैठिए तो होमवर्क करके बैठिए। और फिर बंगाल में जब आए तो बंगाल के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता दोनों को बैठाया था। और ममता दीदी ने कोई पत्र, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, आपका समय आएगा तो बोल लीजिएगा, मुझे तथ्यों को रखने दीजिए। तो ममता दीदी ने कोई पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को नहीं कहा था विपक्ष के नेता को मत बैठाइए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो बंगाल के ही नेता थे ना, बंगाल के विधानसभा के विपक्ष के नेता थे, कोई बाहर के व्यक्ति नहीं थे। तो आपको अपने ही प्रदेश के विपक्ष के नेता के साथ बैठने से आप लोकतंत्र की बात करती है और अपने प्रांत के विपक्ष के नेता को साथ में नहीं बैठाना चाहती है। आपको कौन सा लोकतंत्र की बात करना चाहती है ममता बनर्जी जी? मैं ये जानना चाहूंगा, ये किस लोकतंत्र में वो विश्वास करती है कि वो अपने ही प्रदेश के विपक्ष के नेता को चाहती नहीं है कि किसी बैठक में बैठे? जबकि हमने उड़ीसा में बुलाया था तो वहां के मुख्यमंत्री ने तो विरोध नहीं किया। दयाशंकर जी, जल्दी से अरविंद जी की बात का जवाब दीजिए, समय बहुत कम है। अरविंद जी एक बार जवाब कर लेते हैं, समय बहुत कम है। उस बैठक का एक तरह से ममता बनर्जी ने बहिष्कार किया। जिस प्रकार से विधायकों को बिहार में रोजगार मांगने पे पीटा गया, उनको फेंका गया, तो राज्यपाल, देखिए समय की कमी है अरविंद जी, दयाशंकर जी, समय की कमी है, लेकिन सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है जो चुनाव जनता ने जितवाए उन विधायकों को बिहार में, दयाशंकर जी, अरविंद जी, समय की कमी है और कमी के आधार पर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद भी उतनी ही राजनीतिक उठापटक है जितनी चुनाव होने से पहले थी। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का आखिर भविष्य क्या होगा? जिस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष अभी भी आमने सामने है, नेताओं के आने जाने का दौर है, ऐसे में ममता बनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने जो उन्हें मैंडेट दिया है उसका सीधे तौर पर सम्मान करें और आगे बढ़े। हालांकि देखना यह होगा कि ममता बनर्जी जिस न्याय के लिए कोलकाता हाईकोर्ट गई हैं, जब 24 जून को उस पर फैसला सुनाया जाएगा तो आखिर वो फैसला क्या होता है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।